हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म। और एग्जाम दोस्त के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए। और कमेंट सेक्शन में कॉन्ग्रेचुलेसन जरूर बनता है आपका सुहानी अग्रवाल के लिए। उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन लिखिए, क्योंकि इन्होंने गेट 2024 में ऑल इंडिया रैंक 87 हासिल की है। और सबसे स्पेशल बात यह है कि इन्होंने ये गेट 2024 की रैंक 87 इसी ब्रांच में जो अचीव की है, वो जॉब के साथ प्रिपरेशन करके किया है। हम उनके मुंह से जानना चाहेंगे कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटजी कि कैसे उन्होंने जॉब के साथ इतनी अच्छी रैंक हासिल की। मैं वेलकम करना चाहूंगा सुहासी अग्रवाल को एग्जाम दोस्त के इस प्लेटफॉर्म पर। सुहासी, वेलकम। थैंक यू सर। तो सुहासी, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप सबसे पहले अपने बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन बताइए कि आप किस स्कूल से आपने स्कूलिंग की, किस कॉलेज से आपने अपना बीटेक या बीई किया। ये इंफॉर्मेशन जस्ट पहले आप शेयर कीजिए। सर एक्चुअली आई एम फ्रॉम पटना बिहार एंड मेरी 10th और 12th वहीं से हुई, होम टाउन से ही। उसके बाद आई टू का ड्रॉप फॉर जेई प्रिपरेशन, फिर मैं कोटा चली गई थी 1 साल के लिए। तो वहाँ से मेरा जेई मेन क्वालिफाई हुआ और मुझे बीटेक के लिए एनआईटी श्रीनगर मिला, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में। ओके। तो सर फिर वहाँ पे 2 साल तक तो मैं यही कंफ्यूज थी कि मुझे कोडिंग जॉब्स में जाना चाहिए या फिर कोड की तैयारी करनी चाहिए। ओके, तो इनिशियली आप मतलब इस कन्फ्यूजन में थे कि कोडिंग करना है कि आप गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। यस सर। और गेट के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था फर्स्ट सेकंड ईयर में। मैं अपने सीनियर्स को बस सुनती थी कि उन्होंने दिया है, तो बस एक दिमाग में था कि मे बी मैं आगे जाके तैयारी करूं। तो मैंने थर्ड ईयर से जब हुआ क्या कि उस टाइम पे 2020 में कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया था पूरे जी। कंट्री में। तो उस वक्त ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, तो मैंने उस वक्त से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी 2021 के अगस्त से अराउंड। तो मैंने 6 महीने में जितनी तैयारी हो सकती थी मैंने की तैयारी। अच्छा। यूट्यूब से ही तैयारी की मैंने। और 2022 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था अपना। 2022 में, तो 2022 में जब आपने अटेम्प्ट दिया तो आप कौन से ईयर में थे ग्रेजुएशन के? आपके मतलब पास आउट आप कब किए हैं सबसे पहले? सर मैं 2022 के पास आउट हूँ और मैं फाइनल ईयर में थी जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। मतलब फाइनल ईयर के साथ आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। यस ओके, सर। और 2022 में। यस सर, और मेरी 1100 रैंक आई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी 1100 रैंक आई 2022 में। ओके। यस सर। फिर उसके बाद 2023 में क्या रहा आपका? सर 2022 के दौरान मेरी प्लेसमेंट लग चुकी थी। हम्म। जब एग्ज़ाम्स चल रहे थे उसी दौरान तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अभी प्लेसमेंट लूँगी, मैं जॉब करूँगी। अगर मुझसे हो पाया तो मैं फिर से ड्रॉप लूँ लेकर तैयारी करूँगी गेट की। ठीक अगर है। जॉब में मैं नहीं कर पाई अच्छा ठीक है। तो फिर मैंने 2022 में मेरी जॉब लोकेशन मुंबई थी। तो मैंने वहाँ जाकर कोचिंग ज्वाइन किया। हम्म। और कोचिंग जा ज्वाइन करके मैंने साथ साथ तैयारी करने की कोशिश की। बट 2023 में मेरी रैंक उतनी अच्छी रह नहीं पाई क्योंकि शायद मेरी तैयारी में कमी रह गई थी। हम्म। तो मेरी कुछ 2000 के आसपास रैंक आई थी 2023 में। ओके। फिर आपने 2024 में ऐसा क्या स्ट्रेटेजी किया कि जिसकी वजह से आप सीधा 87 रैंक पर पहुंच गए? सर जैसे ही मैं एग्ज़ाम देकर वापस आई तो मैंने डिसाइड कर लिया कि अब कल से लग जाना है, पूरा 1 साल है अभी मेरे पास। हम्म। तो अब मैं वापस से वही गलतियां नहीं दोहरा सकती जो मैंने पिछले 2022 में या फिर 2023 दोनों में जो गलतियां की थी। मैं चाह रही थी कि मैं उसको रेक्टिफाई करूं। जो जो मेरी वीकनेस थी वो मैंने चाहा कि अब मैं उसको सॉल्व करूं। और सर मैं जब कॉलेज में थी तो मुझे ईडीसी का कुछ भी नहीं आता था। और जब आपसे पढ़ने से पहले मुझे ईडीसी के बारे में कुछ पता नहीं था कि फर्मी लेवल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम निकालते हैं। सर आपने जितना बेसिक से पढ़ाया था वो मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट था, बट अब मैं कह सकती हूँ कि ईडीसी में मुझे कॉन्फिडेंस है। तो दैट क्रेडिट गोज़ टू यू। तो ईडीसी आपने मेरे से यूट्यूब के थ्रू पढ़ा था कि पेड प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ा था? सर ईडीसी मैंने आपके यूट्यूब से ही पढ़ा था क्योंकि जब मैंने पेड कोर्सेज ज्वाइन किए तब तक आपका उस पर से लेक्चर रिमूव हो चुका था। ओके। तो मैंने जितना हो सका आपके यूट्यूब से ही किया और आपके क्रैश कोर्सेज भी अवेलेबल थे। तो मैं रिवीजन के दौरान आपके क्रैश कोर्सेज को फॉलो कर रही थी। अच्छा। और आप क्लास के दौरान आपने जितने क्वेश्चंस करवाए थे, जितने पीवाईक्यूज करवाए थे, वो सब मैं नोट डाउन करके उसको वापस से सॉल्व करती थी। ओके।
तो इसके बाद अगर आप प्रिपरेशन के बारे में बात करें आपकी, तो आप जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे। तो सबसे जो मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो जॉब के साथ तैयारी कर रहे होते हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि जॉब के साथ अगर प्रिपरेशन अच्छी करके 87 रैंक लाना है, इतनी अच्छी रैंक लाना है, तो कैसे जॉब के साथ दोनों प्रिपरेशन को और जॉब को मैनेज किया जाए? सर जॉब की हर किसी की एक फिक्स आवर्स होती है, या तो 9 to 5 या 10 to 6, ठीक। सबका एक फिक्स आवर्स होता है। राइट। तो उसके बाद हम अपना एक शेड्यूल बना सकते हैं। जब वापस आने के बाद हमें रात में 4-5 घंटे मिल ही जाते हैं, या फिर अगर हम सुबह जल्दी उठे, जिनको सुबह जल्दी उठने की आदत होती है। मैं जनरली रात में प्रेफर करती थी, क्योंकि मैं रात को पढ़ाई कर पाती थी इसलिए। ओके। कुछ लोग अगर जो सुबह उठ पाते हैं 4 या 5 बजे, तो उनके पास 3-4 घंटे आराम से मिल सकते हैं पढ़ने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। तो मतलब यही है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखें जॉब के साथ, और रेगुलर 2-3 आवर्स अगर हम पढ़ते रहें तो गेट जैसा एग्ज़ाम आसानी से निकल सकता है। यस सर, बिल्कुल मैंने भी यही किया। मैंने 1 साल लगातार कंसिस्टेंसी से क्लासेस की, टेस्ट दिए, प्रैक्टिस किए क्वेश्चंस। और ऐसा नहीं था कि मैं दिन में 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई कर रही थी। तो किसी दिन यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट सारे एस्पिरेंट के लिए निकल के आता है, सुहासी के इस प्रिपरेशन की जर्नी से, कि आप लोगों को कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना है। अगर आप एमटेक भी कर रहे हैं किसी कॉलेज से जहाँ पर आपको एक आपकी प्रेफर्ड ब्रांच नहीं मिल पाई है, प्रेफर्ड कॉलेज नहीं मिल पाया है, या आप जॉब कर रहे हैं, तब भी आप सफिशिएंट टाइम निकाल के आप गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपनी अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं। तो ये सुहानी के इस इंटरव्यू से आपको सीखने को मिलता है। तो सुहानी, जैसे कि आपकी 87 रैंक आई और आपने इस प्रिपरेशन को 2-3 घंटे मेंटेन रखा, पहले से आपका बैकग्राउंड भी बना हुआ था सब्जेक्ट्स वगैरह का, तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्या प्रिपरेशन में इस 3-4 घंटे में आप केवल और केवल सब्जेक्ट को रिवाइज करते थे, कि आप साथ में कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह भी आप लगाते थे, सो दैट आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे हो जाएं, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाए? यस सर, पहले मैं सारे नोट्स पढ़ लेती थी। फिर उसके बाद जब वीकेंड्स पे मुझे टाइम ज़्यादा मिलता था, तो उसमें मैं कोशिश करती थी कि मैं 1-2 टेस्ट दे पाऊँ, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। फिर जब कोई एक सब्जेक्ट ख़त्म होता था, तो मैं उस सब्जेक्ट के फिर टेस्ट लगाती थी। ओके। और ये मैंने कंटिन्यू रखा। और जब ऐसे सिलेबस मेरा अक्टूबर नवंबर तक ख़त्म हो गया, तो फिर मैंने फुल लेंथ टेस्ट लगाना स्टार्ट किया। तो उसमें मेरे अराउंड 50 से 55 मार्क्स के बीच में होते थे टेस्ट्स में। कुछ में कम भी रह जाते थे, जिसका लेवल टफ होता था। हाँ जी। तो फिर मैं उसको देख के क्वेश्चंस देखती थी कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझसे हो सकते थे अगर मैं ज़्यादा पढ़ती तो फिर अगले टेस्ट में मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करती थी। तो ऑन एन एवरेज मेरे मार्क्स 50 से 55 के बीच में ही रहते थे टेस्ट में। मीन्स टेस्ट सीरीज एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बात तो सारे स्टूडेंट भी एग्री करते हैं इस बात से, जो रैंक लेकर आते हैं, कि टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेरा सवाल ये है आपसे कि जब आप ये प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपने देखा 2022 में आपने अटेम्प्ट दिया, आपकी उतनी अच्छी रैंक नहीं आई, 23 में आपकी रैंक नहीं आई, 24 में आपकी अच्छी रैंक आ गई। तो 22-23 में आपने ऐसी क्या मिस्टेक्स की जिसकी वजह से आपकी सक्सेस में इतना डिले हो गया, सो दैट जो भी आने वाले कैंडिडेट हैं जो तैयारी करने वाले हैं, वो उस मिस्टेक को दोहराए ना, और वो आपसे कुछ लर्न करके जाएं इस वीडियो के थ्रू? सर 2022 में जब मैंने पहला अपना अटेम्प्ट दिया था, तो मेरे कॉन्सेप्ट्स वीक थे कुछ सब्जेक्ट्स के, जो कि गेट ज़्यादा फोकस करती है कुछ कॉन्सेप्ट्स पे। जैसे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया, या फिर फोरियर सीरीज हो गया। तो उसके जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस थे, वो मेरे काफ़ी वीक रहा था उस वक्त। तो पहले फिर मैंने जब 2024 में स्टार्ट किया, तो सबसे पहले बेसिक सब्जेक्ट से ही शुरू किया, कंट्रोल सिस्टम्स, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, मैथमेटिक्स, नेटवर्क। उसके बाद मैं फिर कोर सब्जेक्ट्स पे गई, क्योंकि एनालॉग बिना नेटवर्क के तो पॉसिबल नहीं है। नेटवर्क जिसको नहीं है, वो पहले एनालॉग स्टार्ट अगर करे तो काफ़ी दिक्कतें आती है, केवीएल केसीएल जिसको नहीं लगाना है। मीनिंग ये है कि मतलब एक स्ट्रेटेजी वाइज प्रिपरेशन करनी चाहिए, और कुछ सब्जेक्ट जैसे एनालॉग सर्किट अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो नेटवर्क के बेसिक आने चाहिए। हाउएवर मैं तो एनालॉग में जब पढ़ाता हूँ तो उसके साथ बेसिक के नेटवर्क के कॉन्सेप्ट भी लेके चलता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है उस बच्चे का नेटवर्क अच्छा हो, या नेटवर्क उस टाइम पर ना हुआ हो, नेटवर्क बाद में भी हो सकता है। सो मीनिंग इज़ दैट कि मतलब
नेटवर्क आना चाहिए उसके लिए, या तो वो सीख ले उस क्लास में या पहले से उसे आना चाहिए, यस राइट? सर, क्योंकि एनालॉग के जो एम्पलीफायर वाले क्वेश्चंस जहाँ पे हमें थेवेनिन्स की ज़रूरत होती है, तो अगर हमने नेटवर्क में वो पहले से पढ़ रखा हो तो वो इजी हो जाता है समझना। तो आप जैसे कि जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं जॉब में कुछ ना कुछ सिचुएशन आती हैं, क्योंकि कंपनी में अगर हम काम कर रहे हैं तो सारी चीज़ें हमारे फेवर में तो नहीं चलती। तो कई बार फ्रस्ट्रेट भी होते होंगे, कई बार डिमोटिवेटेड भी होते होंगे, कई बार कंपनी के वर्क को लेकर कोई टेंशन रहती होगी ओबियसली। तो आपने उस चीज़ को मैनेज कैसे किया? जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई कंपनीज में, तो आप तब भी 3 घंटे पढ़ पा रहे थे कि उस वो 2-3 दिन आपके खराब ही हो जाते थे कि नहीं मेरे बॉस से ऐसी बात हो गई, या कोई भी XYZ आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी चल रहा है, तो वो कैसे आपकी प्रिपरेशन को मतलब हैम्पर करता था, और आपने कैसे उसको मतलब सॉल्व आउट किया? यस सर, ऐसा काफ़ी बार हुआ है मेरे साथ। साल भर में ऐसा 3-4 बार हुआ है जब मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। कभी कभी एक हफ्ते तक मैंने अपनी पढ़ाई रिज्यूम नहीं किया, क्योंकि कभी होता था ऑफिस से आने में मुझे लेट हो जाता था, तो रात में फिर पढ़ नहीं पाती थी मैं, या फिर सुबह को जल्दी किसी दिन निकलना पड़ा। तो लेकिन फिर मैं उसको छुट्टियों में मैनेज करती थी, और क्योंकि बैंक है तो थोड़ी छुट्टियां भी रहती थी फेस्टिवल्स वगैरह की, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं उसको छुट्टियों में ज़्यादा कंपनसेट कर पाऊँ। 4 घंटे 5 घंटे मैं एक्स्ट्रा देकर उसको कवर कर पाऊँ लेक्चर्स को। ओके, मीन्स आप मैनेज कर लेती थी, जैसे वीकेंड की छुट्टियां आ गई और बाकी हॉलीडेज आ गए, आपके नेशनल हॉलीडेज आ गए, फेस्टिवल हॉलीडेज आ गए, तो आप वहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को मैनेज करके आपने फाइनली 87 रैंक अचीव कर ही लिया। तो अब मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि आप मोटिवेट कैसे रखते थे अपने आप को, क्योंकि इतना लोड जब किसी इंसान पे होगा तो कभी ना कभी डीमोटिवेट होगा। तो मोटिवेशन के लिए आपका क्या मतलब राज था कि कैसे मोटिवेट रखते थे आप अपने आप को? सर, ये मोटिवेशन तो मेरा जेई के टाइम से ही था कि मुझे कुछ करना है, मुझे आईआईटी में जाना ही है। तो क्योंकि उस वक्त मैं नहीं जा पाई, तो एक फर्स्ट ईयर से, कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही मेरे अंदर था कि कुछ कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो मुझे निकालना ही है, चाहे वो गेट हो या कोई अदर एग्ज़ाम्स हों। तो बिकॉज गेट वॉज रेलेवेंट टू माई फील्ड, तो इसलिए मैंने गेट में अपना पूरा का पूरा फोकस लगा दिया। सिर्फ गेट में ही अब कुछ करना है। तो एक अंदर से एक मोटिवेशन पहले से ही था। और कभी कभी डिमोटिवेट भी मैं होती थी जब किसी टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, या फिर रैंक अच्छी नहीं आ रही हो टेस्ट में। तो वो देख के मैं मोटिवेट भी होती थी, डिमोटिवेट भी होती थी। लेकिन फिर मैं वापस शुरू हो जाती थी उस वीकनेस पे काम करना, अपने कोर सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना। तो मोटिवेशन से सेल्फ मोटिवेशन अपने अंदर से खुद से ही रहता है वो बच्चों का, जिनको करना है कुछ। मीन्स जिसको कुछ कर दिखाना है उसको अंदर से ही सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, और अपनी वीकनेस पे काम करना पड़ेगा। टेस्ट देते समय जो भी आप मिस्टेक कर रहे हैं उससे लर्न करना होगा। ऐसा हमें सुहासी के इस इंटरव्यू से पता चलता है कि आपको बार बार जब टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो आपको डिमोटिवेट जब हो रहे हो तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो जो क्वेश्चंस आपने रॉन्ग किए हैं, जो भी आप मिस्टेक कर रहे हो, उनको रेक्टिफाई करो, सो दैट आगे आपको डिमोटिवेट ना होना पड़े और फाइनली एग्जाम में एक आप अच्छी रैंक अचीव कर सकें। तो ये सब इनसाइड स्टोरी हमें सुहानी से जानने को मिली, जिसमें उन्होंने 87 रैंक हासिल किया, वो भी जॉब के साथ। और स्पेशली एज अ गर्ल अगर आप फील करें सुहासी, तो एज अ गर्ल मतलब जॉब के साथ प्रिपरेशन कर पाना कितना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपके पास एक फैमिली का भी रहता है कि जब आप बाहर रह रहे होते हैं तो एक डेली कम कम से कम बात होती है, क्योंकि गर्ल्स का फैमिली से थोड़ा अटैचमेंट ज़्यादा होता है। बॉयज़ के केस में मुझे ऐसा लगता है सच कि 4-5 डेज़ बात भी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ टाइम आपको फैमिली को भी देना पड़ता है, बाहर रह रहे होते हैं, और कई तरीके से आप इमोशनली भी फैमिली से बहुत जुड़े होते हैं। तो आप फिर इस इमोशनल वाली फीलिंग को कैसे मैनेज करते थे कि मतलब डेली बात करते थे, कैसे आप टाइम को मतलब वहाँ पर यूटिलाइज करते थे? सर, एज अ गर्ल मैंने ये तो कभी नहीं सोचा कि मैं लड़की हूँ तो मैं एग्ज़ाम नहीं निकाल सकती हूँ। और बिकॉज इस केस में मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव रही है। इनफैक्ट उन्होंने ही मुझे मोटिवेट भी किया है कि तुम्हारा उस वक्त नहीं हो पाया तो अब तो कर सकती हो, अब तो तुम्हारे पास मौका भी है, जॉब भी है, हमारी तरफ से भी कोई प्रेशर नहीं है। इनफैक्ट मैं जब घर पे ज़्यादा बातें कर लेती थी तो मेरे घर वाले ही कहते थे कि अब बहुत हो गया, अब जाके पढ़ाई करो। तो दे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन माई रैंक ऑल्सो। तो इस बात पर तो मैं आपकी फैमिली मेम्बर्स को सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने आपका इतना सपोर्ट किया
कि उन्होंने इस कंडीशन को समझा कि प्रिपरेशन भी कर रही है बच्ची हमारी और जॉब भी कर रही है, तो ओबियसली टाइम की कमी है, तो शॉर्ट में हम बात को निपटा दें, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है ज़्यादातर। और सबसे बड़ी बात यह है, फैमिली का जब सपोर्ट मिलता है तो मानसिक रूप से भी इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और उसको लगता है कि नहीं, मेरे साथ बैक एंड पर कोई ना कोई है। तो ये इसके लिए तो आपकी फैमिली को बहुत धन्यवाद बनता है। और यू आर रियली अ ट्रू मतलब इंस्पिरेशन फॉर द गर्ल्स, क्योंकि महिला सशक्तिकरण का जो ट्रू एग्जाम्पल है वो आप जैसी गर्ल्स ही हैं, जो एक कंपनी में भी जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ अपनी प्रिपरेशन को भी मैनेज कर रहे हैं, रदर देन कि आप मूव कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं और काफ़ी टाइम को अपने किल कर रहे हैं। तो आपने अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे बनाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन सुहासी, जो आपने 87 रैंक हासिल की। और मुझे बहुत प्राउड है आप जैसे स्टूडेंट्स पर जो इतना हार्ड वर्क करते हैं और जॉब के साथ रैंक लेकर आते हैं, क्योंकि ड्रॉप के साथ बिना जॉब के रैंक लाने में उतनी ज़्यादा मतलब मुझे इंस्पिरेशनल स्टोरी नहीं लगती, जितनी कि जॉब के साथ टाइम इंगेज होने के बावजूद भी आप इतनी अच्छी रैंक लेकर आए। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। और आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने इस वीडियो को देखा है, वो इसको लाइक ज़रूर करें और सुहासी के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन ज़रूर लिखें और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, सो दैट जो स्टूडेंट्स का टाइम कहीं ना कहीं इंगेज है लाइक जॉब में और या एमटेक कर रहे हैं, या वो किसी भी कारण से कुछ ना कुछ टाइम वो पढ़ाई के लिए नहीं दे पाते, लेकिन उनके पास 2 से 3 घंटे पर डे निकल सकते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कैसे वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके एक अच्छी रैंक अचीव कर सकते हैं। और फाइनली आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सुहासी का केस देखें तो उसने 2022 का गेट एग्ज़ाम दिया, 2023 का दिया और उसने रुकी नहीं और जॉब के साथ 2024 में रैंक लेकर आई। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सुहासी फॉर ज्वाइनिंग अस एंड स्प्रेडिंग द नॉलेज टू द गेट एस्पिरेंट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।